तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। आज हम सीखेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, जिसका आज चैप्टर 6 चलेगा, जिसमें आप रोकड़ बही सीखेंगे। इससे जस्ट पहले मैंने पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न पार्ट 1 में बता दिया है। उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जा करके देख लीजिए, क्योंकि इसकी कहानी उसके बिना अधूरी है। तो वहाँ पर आपने सीखा था एक स्तंभी और दो स्तंभी का एक स्ट्रक्चर, मतलब एक क्वेश्चन देखा था। आज हम द्विस्तंभी में बैंक और बट्टा को सीखेंगे, फिर बैंक और रोकड़ को सीखेंगे। तो आज ये मुख्य चीज़ें हम सीखेंगे, तो उसको नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। फिर आज इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो देखो, बुक निकाल करके बैठिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं लिखता तो फिर बोर्ड में आंसर के लिए जगह नहीं हो पाता। तो आप बातों को समझ सकते हैं। तो बुक निकाल करके बैठिए, अब मैं आपको फटाफट बताते जाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है बैंक और छूट खाने वाली बही बनाइए, ठीक है। तो आप जो कॉलम बनाएंगे वो कॉलम कैसा होता है? कॉलम होता है दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि, और फिर से उसी को रिपीट किया जाता है एक स्तंभी में। दो स्तंभी में राशि के सामने बट्टा डाल दिया जाता है, ठीक है। या अगर बैंक वाला बोला जाता है तो बैंक और बट्टा हो जाता है, या बैंक राशि बोली जाए तो बैंक और राशि की होती है। तो इस तरह से आपको कॉलम बनाना है। तो 4 4 8 हो जाते हैं, फिर ये राशि बट्टा करके और बढ़ जाते हैं, तो फिर 7 हो जाते हैं, फिर 8 भी हो सकते हैं एक ही कॉलम, फिर वो डबल हो जाता है। ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है बैंक सेस 10,200 रुपये। बैंक सेस जो भी होगा वो आपको इस तरफ विकलन में लिखना है, क्योंकि आपका पैसा है। परंतु अगर बैंक अधिविकर्ष का शेष दे रहे हैं, मतलब वो आपका लोन है, तो आपको उसको इस तरफ दिखाना है, ठीक है। ये मुख्य बातें याद रखिएगा। तो सिर्फ बैंक शेष है तो आपको इस तरफ लिखना है, समय लिखना है 2016 1 जुलाई, बैंक शेष 10,200 रुपये, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा है शिव को दिए। तो शिव को दिए मतलब पैसा चला गया। जिस भी मध्य से पैसा जाएगा वो सब आपको समाकलन पक्ष में लिखना है, और जिस भी मध्य से पैसा आएगा आपको उसको विकलन तरफ लिखना है, जिसको मैंने पार्ट 1 में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आज समझ लीजिए, बातों को ध्यान में रखिए। शिव को दिया तो 2 तारीख शिव को लिखिए, पैसा राशि वाले कॉलम में लिख लीजिए। ये बैंक वाला है तो आप बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है, बैंक राशि करके, उससे दिक्कत नहीं है। माल क्रय किया और चेक से भुगतान किया। क्रय करेंगे तब भी पैसा जाता है तो आपको लिखना है क्रय को, और वो किधर आएगा? वो इसी तरफ आएगा समाकलन में। क्रय को राशि में 5,000 रुपये लिख लेंगे, ठीक है, ओके। अगला है माल बिक्री की 8,250 रुपये का। बिक्री करने से पैसा जाएगा कि आएगा? बताओ। बिक्री करोगे नगद तो पैसा आएगा ना। हाँ, विक्रय करने से हमेशा पैसा आता है, तो वो किधर रहेगा? वो इस तरफ रहेगा। तो आपको लिखना है विक्रय खाता से पैसा लिखना है बैंक वाले कॉलम में कि इतना रुपये आपको मिल गया, ठीक है, क्योंकि पैसा मिला विक्रय करने से। नेक्स्ट क्या है? नीता से माल नगद क्रय किया, सॉरी, नीता से नगद मिला, तो नीता से पैसा मिल गया, तो पैसा तो जिससे भी मिले, विक्रय से चाहे किसी व्यक्ति से, आपको इसी तरफ लिखना है। तो अब आप लिखेंगे 17 तारीख को नीता से, जो छूट है उसमें 750 उसको बट्टे वाले कॉलम में लिखेंगे, और जितना पैसा मिला उसको आपको बैंक या राशि वाले कॉलम में लिखना है। तो 750 का छूट बट्टे में लिख दिया हमने, 10,750 राशि में लिख दिया। क्लियर? ओके। अगला देखते हैं। अगला है आपका शिव को दिए और उसने छूट दी। शिव को अब हमने पैसा दिया, तो अब हमें तो नहीं मिला, हमने शिव को दिया, तो जिसको मिला वो विकलन, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है तो सब समाकलन पक्ष में आएगा। तो हम लिखेंगे शिव को 20 तारीख, छूट को हमने बट्टे में 250 रुपये का लिखा, और राशि में लिखा 5,250 रुपये, कुल मिलाकर के 5,500, ठीक है। नेक्स्ट, मजदूरी दी, किराया दिया, दोनों तो खर्च है, तो खर्च चाहे जितना भी हो सबको लाइन से इसी तरफ लिखना है, क्योंकि उसमें पैसा चला जाता है। तो मजदूरी को, किराया को, दोनों को लिख दिए। अब लास्ट है ब्याज। बैंक ने ब्याज स्वीकृत किया। अब इसको 2 तरह से देगा, बैंक ने ब्याज स्वीकृत किया, या बैंक ने ब्याज लगाया, या बैंक ने ब्याज दिया। तो यहाँ पर आपको पैसा मिलता है बैंक के द्वारा ब्याज के रूप में, तो आप लिखेंगे पंजी प्रविष्टि में रोकड़ खाता विकलन बैंक ब्याज खाता से। तो आप बैंक ब्याज से लिखेंगे, तारीख इस तरफ, पैसा मिल गया, राशि में लिख लेना है 200 रुपये का ब्याज मिला, ठीक है। अब चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। अब आपको लिख दिया गया है कि सभी को बैंक में प्राप्त हुई मान करके प्रविष्टि करना है, मतलब जो भी राशि का लेन देन हुआ है सबको बैंक में ही लिखना है, ठीक है। अब समाकलन पक्ष को जोड़िए, तो देखिए 10 10 20,000, 20 और 8 28,000 रुपये, 750 और 250 को जोड़ेंगे तो 28 29,000, 200 और 200 400 हुए। तो कुल मिलाकर के 29,400 से आपको दोनों पक्ष में बैलेंस करना है, क्योंकि आपका जो समाकलन पक्ष है वो बहुत कम है। तो आप देखिए, अब इनको जोड़ते हैं, तो 5 5 10 और 1 11, 11 और 3 13,000, 13 में अगर हम 750 और 250 को जोड़े तो 14,000 हो रहा है। तो समथिंग 14,000 ये हुआ। उस 14,000 को अगर आप इसमें से घटाते हैं
14,000 को, तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास बचेगा 15,400, जो आपका शेष है, जिसको आप अगले साल दिखा सकते हैं 2016 के बाद 2017 का शेष बोल करके, और यहाँ पर खाते समाप्त हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हमेशा पूरा एंट्री करने के बाद जो भी विकलन और समाकलन की राशि उनको टोटल करना है, फिर दोनों को आपस में घटाना है। जिधर कमी रहेगी बचत राशि को उस तरफ लिखना है। तो ज़्यादा इस तरफ था और कम इस तरफ था, तो जो कम आया दोनों को घटाने के बाद उस पैसे को आपने इस तरफ लिखा, क्योंकि तब दोनों पक्ष बराबर होंगे। ठीक है, तो लास्ट में आपको संतुलित करना होता है, तो जिधर कम आएगा राशि उधर लिखना है। क्लियर? तो चौथा क्वेश्चन हो गया। अब ये नीचे में मैंने लाइन खींच करके 500 बना दिया। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनाने वाला था, पर इसलिए मैंने कहा जगह कम ना पड़ जाए, तो मैंने इसी को बंद करके, ये ब्लैक लाइन में बंद करके अब 5वां बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5वां लिखा नहीं है, पर आप यहाँ 5वां समझ सकते हैं कि 5वां क्वेश्चन भी इसी में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का भी आंसर है नीचे से। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं। तो आप नोट कर लीजिए, मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, पेन कॉपी निकाल करके बैठिए। तो अगला है रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही। ठीक है, तो अब जो आप कैश बुक बनाएंगे उसमें बैंक और कैश दोनों रहेगा। ठीक है, हाँ, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि हम तो इंग्लिश मीडियम के हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। तो देखिए, बहुत कॉमन चीज़ें हैं। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आया, लेकिन राशि वही होगी जो आपके इंग्लिश में लिखा होगा। ठीक है, अगर आपने क्रय को परचेस पढ़ा, लेकिन अमाउंट तो वही है ना, 5,000 का अगर क्रय है तो आपके में भी होगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। तो अगर आप इंग्लिश में एक्सप्लेन चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, कॉलम आपको पता होगा, डेट, विवरण, एलअप, डिस्काउंट, अमाउंट। ठीक है, बैंक वाला वही रिपीट रहेगा। अगर आप शेष लाए के लिखेंगे तो बाय बैलेंस करना है उसको। शिव को तो शिव ही रहेगा, क्रय को आप परचेस कहेंगे, शिव को शिव ही रहेगा, मजदूरी को वैक्स कहेंगे, किराया को रेंट कहेंगे, शेष लगाएगा टू बैलेंस कहेंगे, बाय बैंक तो बैंक इंटरेस्ट कहेंगे, टू नीता टू विक्रय मतलब टू सेल्स कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भले ही इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, आपको हिंदी में क्या लिखा है समझ नहीं आए, पर राशि देख करके तो समझ सकते हैं। क्या राशि सेम सेम लिखा है दोनों पक्षों में? नहीं, जो 5,250 यहाँ है वो कहीं नहीं है। अब उसको भी मैं इंग्लिश में बोलूँ, दिख रहा है ना, देख के समझ लीजिए। तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हो चाहे हिंदी मीडियम के छात्र हो, आप समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं चीज़ें बता दूंगा आपकी सरलता के लिए। ठीक, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर इंग्लिश मीडियम के छात्र पढ़ेंगे कैश इन हैंड, और हम कहेंगे हतस्थ रोकड़, जिसको हाथ में रोकड़ कहते हैं। वो एक तरह का आपका बचत पैसा है, शेष लाया गया। जैसे कि ये जो शेष ले गए अगले साल उसको लाओगे, बिल्कुल उसी तरह से। तो कितना रुपए है? तो रुपए है 4,000 रुपए, तो आप लिखेंगे शेष लाया गया। ठीक है, बैलेंस करके आपको लिखना है राशि वाले कॉलम में 4,000 रुपए। ठीक है, 2 कॉलम रहेगा, एक राशि का और एक बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट बैंक अधिविकर्ष, मैंने बोला था अधिविकर्ष एक तरह का, अच्छा, बैंक ड्रॉप जो होता है वो एक तरह का लोन होता है, अधिविकर्ष है आपका ऋण है। ऋण हमेशा समाकलन में होते हैं, तो आपको इस तरफ लिखना है बैंक अधिविकर्ष लिख करके। ठीक है, बैंक ड्रॉप लिखना है और राशि को बैंक वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, बैंक वाले कॉलम में याद रखिएगा, बैंक अधिविकर्ष 3,200 रुपये। ठीक, नेक्स्ट है मजदूरी का भुगतान किया। ठीक है, तो वैक्स का आपने पेड किया, मजदूरी भुगतान आप लिखेंगे इस तरफ 400 रुपये। भुगतान किया जब चेक और बैंक की बात ना हो, इसका मतलब सिर्फ भुगतान का मतलब रोकड़ से हुआ है, तो मजदूरी तो इधर आएगा क्योंकि पैसा चला गया, लेकिन आपको अमाउंट कहाँ लिखना है? राशि में लिखना है। बैंक वाले में नहीं, राशि वाले कॉलम में, रोकड़ वाले में। ठीक, कैश वाले में। नगद विक्रय किया। ठीक है, अब सेल कहेंगे आप। ठीक है, तो पैसा किससे आया? सेल्स से आया, टू सेल्स। तो आपको लिखना है विक्रय से, तारीख 5, 7,000 रुपये राशि में लिखना है, क्योंकि नगद विक्रय है, बैंक में प्राप्त के नहीं बोला है। ठीक, ओके। चेक द्वारा माल क्रय किया, देखो माल क्रय तो कर लिया, लेकिन पैसा चेक द्वारा मतलब बैंक से जाएगा। आपको लिखना है क्रय को टू परचेस, है ना, सॉरी, बाई परचेस हो करके। तो परचेस लिख करके आपको राशि को कहाँ लिखना है? बैंक में लिखना है, क्योंकि जो पैसा है वो बैंक से कटेगा, क्योंकि आपने चेक द्वारा क्रय किया, तो पैसा तो अब बैंक से जाएगा। तो राशि को कितने लिखना है? बैंक में लिखना है। क्लियर? ओके। नगद फर्नीचर खरीदा, नगद फर्नीचर खरीदा बोला है, तो बैंक की तो बात ही नहीं है, सिर्फ नगद फर्नीचर खरीदा मतलब रोकड़ में लेन देन होगा। तो आपको फर्नीचर लिखना है और राशि को राशि वाले कॉलम में लिखना है 2,200 रुपये, बैंक में नहीं लिखना है। ठीक है, ओके। रोहित को नगद भुगतान किया 2,000 रुपये का, रोहित को नगद भुगतान किया, तो पैसा किसको मिला? रोहित को मिला। ठीक है, तो आप कहेंगे रोहित बाय रोहित, 2,000 रुपये राशि में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी बैंक का कोई लेन देन नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नगद विक्रय, फिर से आ गया।
कितने रुपए का है, 4,500 रुपये का। नगद विक्रय से पैसा आता है तो आप फिर से लिखेंगे विक्रय से 13 तारीख को, है ना। टू सेल्स 4,500 रुपये नगद है, राशि में लिखा जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जब तक बैंक की बात ना बोले बैंक में नहीं जाएगा कुछ भी। अगला है बैंक में धन राशि जमा की, कितना, 7,000 रुपये, ठीक है। 14 तारीख का डेट देखिए, दो तरफ आपको दिया होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जब भी बैंक में जमा करते हैं तो इसकी कांट्रा प्रविष्टि होती है। क्या होती है, कांट्रा प्रविष्टि। अब कांट्रा क्या होता है, देखिए आपने व्यापार से पैसा निकाल करके बैंक में जमा किया, ठीक है, तो वो जो बैंक की अमाउंट है वो भी आपके व्यापार के लिए है, ठीक है। आपका व्यापार मतलब आप जो लेन देन करते हैं अपने व्यापार के खर्चों के लिए, वो आप बैंक से भी करते हैं, रोकड़ से भी करते हैं, तो दोनों ही आपकी वही है। तो आप चाहे रोकड़ से उठा कर बैंक में डालो, चाहे बैंक से उठा करके रोकड़ में डालो, व्यापार में ही है, तो इससे डबल प्रविष्टि हो जाती है, कांट्रा प्रविष्टि हो जाती है, ठीक है। आपका पैसा कहीं खर्च नहीं होता है, आपका पैसा आपके ही पास रहता है। तो पैसा रोकड़ से बैंक में आया है ना, तो आपकी कांट्रा प्रविष्टि हो जाएगी। पंजी प्रविष्टि क्या करेंगे, बैंक में जमा किया तो बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। सेम आपको लिखना है बैंक खाता को, कहाँ लिखा हूँ, यहाँ, बैंक खाता को रोकड़ खाता से। तो बैंक खाता को रोकड़ खाता से लिखना है, और यहाँ पर आप सी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। इसकी होती है कांट्रा प्रविष्टि, तो इस वाले में आप सी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, सी, कांट्रा प्रविष्टि। तो जब आप बैंक खाता को लिखेंगे तो राशि को आपको राशि में लिखना है, लेकिन जब आप रोकड़ खाता से लिखेंगे तो आपको राशि को बैंक में लिखना है। तो विकलन पक्ष में वो बैंक में जाएगा और समाकलन पक्ष में वो रोकड़ में ही रहेगा। तो जब बैंक को तो राशि में, जब रोकड़ से तो बैंक में। इज दैट क्लियर। ये होता है कांट्रा प्रविष्टि। अभी आगे और देखना, ऐसे बहुत सारे आएंगे, ठीक है, कांट्रा प्रविष्टि। नेक्स्ट क्या है, बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज 200 रुपये मिला, ठीक है। बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज मिला, तो आपके ऋण पर अगर ब्याज मिला तो आपके लिए एक तरह का प्रॉफिट होता है, तो आप लिखेंगे बैंक से ब्याज, है ना, या बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज, और 200 रुपये की राशि आपको लिखना है, जो कि मैंने भी नहीं लिखा है, मैंने भी नहीं लिखा है, ओ वो इस तरफ रहेगा, ठीक है। ऋण पर ब्याज आपके लिए हानि होती है। क्या होती है, ऋण पर ब्याज हानि होती है, ये तो दूसरा है, मैंने इसको देख करके कह दिया। ऋण पर ब्याज आपकी हानि होती है, ठीक है। बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज लगे तो आपका लॉस है, तो आप बैंक ने लगाया तो आपको उसी तरफ लिखना है, बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज करके बैंक वाले कॉलम में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, चेक से टेलीफोन बिजली का भुगतान किया 600 रुपये। तो किसी भी खर्चों का भुगतान अगर चेक से होगा तो पैसा बैंक में लिखना है, तो आपको लिखना है टेलीफोन, राशि कहाँ लिखा मैंने, बैंक में लिखा 600 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है बेचे गए माल का भुगतान चेक से प्राप्त किया और उसी दिन उसे जमा कर दिया। बेचा गया माल है 3,000 रुपये का, ठीक है, और हमने चेक प्राप्त किया, तो हम लिखेंगे रोकड़ मिल गया विक्रय से। कितना रुपये मिला है वैसे इसमें, कहाँ गया, बेचे गए माल 3,000 रुपये। कितना मिला, 3,000 रुपये मिला, ठीक है। तो चूँकि बेचा गया माल है तो पैसा मिला विक्रय करने से, तो आप विक्रय से लिख सकते हैं। और एक तरह से अगर क्या बोलते हैं, प्राप्त चेक को अगर आप बैंक में आप जमा कर सकते हैं, उसी दिन बैंक में जमा किया, तो आप इस तरह से भी एंट्री करते हैं, बैंक खाते के रोकड़ खाता से। तो यहाँ पर मैंने रोकड़ से लिखा है, आप उसको विक्रय से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, विक्रय से, क्योंकि जो पैसा 3,000 मिला किससे मिला है, विक्रय से मिला है, और चेक से मिला है मतलब बैंक में पैसा आ गया, ठीक है। तो आ गया विक्रय से पैसा बैंक में 3,000 रुपये, ठीक, ये रहेगी उसकी एंट्री। अगला किराए का भुगतान किया 800 रुपये, तो किराया तो गया, तो आपको लिखना है किराया 800 रुपये राशि में लिखना है, क्योंकि सिर्फ भुगतान किया बोला है, बैंक की बात नहीं बोली है ना। व्यक्तिगत उपयोग के लिए धनराशि निकाली 1,000 रुपये। व्यक्तिगत उपयोग के लिए अगर कोई पैसा निकालेगा तो वो सिर्फ निजी उपयोग आहरण कहलाएगा, ठीक है। लेकिन कार्यालय उपयोग के लिए निकाला जाता है बैंक से पैसा, तो उसकी कांट्रा प्रविष्टि होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आहरण लिख करके राशि में हमने 500 रुपये लिख दिया, इसकी कुछ नहीं हुई, आया मतलब अलग एंट्री नहीं हुई। अगला क्या है, वेतन का भुगतान किया 1,000 रुपये। वेतन का भुगतान किया तो वेतन लिखो, राशि को राशि में लिखो 1,000 रुपये, ठीक है, बैंक में नहीं जाएगा वो। बैंक द्वारा ब्याज एकत्रित किया 1,700 रुपये का। बैंक द्वारा ब्याज एकत्रित किया मतलब बैंक से ब्याज मिला, अब ब्याज के रूप में आपको पैसा मिला, तो बैंक ब्याज से लिखना है 1,700 रुपये बैंक में लिखना है, क्योंकि ब्याज बैंक में ब्याज मिल गया, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, तो बैंक का पैसा बढ़ गया 1,700 रुपये से, ठीक। सारी ही एंट्री हमने लगभग लाइन से कर ली। और आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए
चूंकि डबल डबल कॉलम है, एक अमाउंट का है दोनों तरफ और एक बैंक का है दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, इस वाले बैंक को जोड़ना है कितना हो रहा है और इस वाले बैंक को जोड़ना है कितना हो रहा है, और दोनों बैंक वाले को आपस में घटाना है। नेक्स्ट, राशि वाले को जोड़ना है इस तरफ का और राशि वाले को जोड़ना है विकलन और समाकलन दोनों का अपना अलग अलग, फिर दोनों को आपस में घटाना है। तो अब जब आपका शेष निकलेगा तो देखिए यहाँ पर ये पक्ष ज़्यादा है, विकलन पक्ष ज़्यादा है, समाकलन पक्ष कम है। दोनों को घटाने के बाद जो अमाउंट निकला वो एक का निकला 1600 रुपये राशि वाले कॉलम का, दूसरा का है 5700 रुपये। आई होप आप जोड़ना घटाना खुद से कर लेंगे क्योंकि उसी से आपका अभ्यास होगा, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। आपका आंसर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वैसे आपका आंसर आ जाएगा अगर आपने जोड़ने घटाने में गलती नहीं की। तो चीज़ें हैं काफ़ी सरल, समझ आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक। अब इतने बड़े जब कॉलम बने हैं तो उतना ही बड़ा आगे का मेरा बोर्ड नहीं है, बोर्ड काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं। तो अब जो छठवां प्रश्न है उसको मैंने सिर्फ राशि के लिए बना दिया, मैंने इस तरह से पूरा दिनांक विवरण खाता पृष्ठ नहीं बनाया, बस मैंने राशि, बैंक की राशि और नॉर्मल राशि मैंने बना दिया, रोकड़ की राशि। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप समझ सकते हैं राशि देख करके, और कुछ चीज़ों को मैं नाम बता देता हूं तो आप तुरंत नोट कर लीजिए, ठीक है। खाता स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए वीडियो को रोक करके, और खाता का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, मैं बताते जा रहा हूँ, आपको सिर्फ नोट करना है। तो मैंने सिर्फ शॉर्ट में बैंक से रोकड़ को करके राशि यहाँ लिख दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, या तो फिर आप कॉलम बना लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिए, जहाँ पर बोला है बैंक और रोकड़ बही में दर्शाइए। सबसे पहला है दिसंबर 2015, 1 तारीख को, 1 दिसंबर 2015 को, कि रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया 80,000 रुपये से। तो व्यवसाय आरंभ होगा तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से, और जब भी ऐसे एंट्री होती है तो ये विकलन पक्ष में लिखा जाएगा पूंजी खाता से। तो आपको लिखना है पूंजी खाता से, ठीक है। मैंने रोकड़ से लिख दिया, आप लिख सकते हैं पूंजी खाता से, ठीक है। पूंजी खाता से 80,000 रुपये राशि में लिखेंगे, ठीक है, ओके। बैंक में नगद जमा किया 50,000 रुपये, बैंक में जमा करते हो तो पैसा बैंक में चला गया। 4 तारीख का समय लिखना है, और बैंक में जब भी नगद जमा करोगे तो काउंटर प्रविष्टि होगा, याद रखना है इसको। तो आपको उसके सामने सी लिख लेना है, ठीक है। काउंटर प्रविष्टि किस तरह से होती है, इस तरफ बैंक को लिखते हैं और राशि राशि में रहता है, इस तरफ रोकड़ से लिखते हैं और राशि को बैंक वाले कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, काउंटर प्रविष्टि हुआ, ठीक है, याद रहेगा। तो बैंक को और राशि में लिखो 50,000, और रोकड़ से और बैंक में लिखो 50,000, ठीक। अगला, राहुल से नगद प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया, राहुल से, तो राहुल से लिखिए, राशि को राशि में लिखिए क्योंकि नगद प्राप्त हुआ है, चेक वेक से तो नहीं, ठीक है। तो राशि में ही रहेगा, याद रखिए। नगद माल खरीदा, तो खरीदा तो क्रय को, क्या आएगा, क्रय को, है ना, और पैसा राशि में ही रहेगा 8,000 रुपये, तो आपको इस तरफ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेक देकर माल खरीदा, फिर से क्रय को आएगा, है ना, मैं सही लिख दिया हूँ, क्रय को आएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि पैसा चेक से गया, मतलब बैंक में आएगा अमाउंट, राशि में आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए दोनों को एक साथ दिया है, एक सिर्फ माल खरीदा और एक चेक से भुगतान किया, ठीक है। तो आपको लिखना है पैसे को बैंक वाले कॉलम में, ठीक है, याद रखिएगा। बातें छोटी हैं पर याद नहीं रखेंगे तो बाद में कन्फ्यूजन होगा आपको। अगला है श्याम को नगद भुगतान किया, अब पैसा श्याम के पास चला गया तो आपको लिखना है श्याम को नगद भुगतान किया, कैश की बात की, मतलब चेक की बात की क्या, नहीं की, या बैंक से बोला क्या, नहीं बोला, तो आपको राशि को राशि में ही लिखना है। तो सामने में जस्ट राशि है, वहाँ भी सर आप लिख सकते हैं, ओके। कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से निकाला, देखो कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से निकाला मतलब व्यवसाय के लिए ही बैंक से निकाला, अपना पर्सनल कोई खर्च नहीं है, तो बैंक से निकाल के रोकड़ में आया, ये भी कांट्रा प्रविष्टि कहलाता है। आप रोकड़ को बैंक में डालो चाहे बैंक से रोकड़ में डालो, कांट्रा होगा, इस चीज़ों को ध्यान में रखो, ठीक है। तो कार्यालय को लिख करके बैंक में लिखना है क्योंकि पैसा बैंक से निकलेगा, फिर पैसा आ गया रोकड़ खाता विकलन, तो आपको इस तरफ लिखना है। अच्छा, बैंक से निकला पैसा तो बैंक से बोलना है और राशि में लिखना है, ठीक है। तो कार्यालय को और राशि बैंक में, और बैंक से और राशि राशि में लिखना है, बैंक में नहीं। तो बैंक से लिख करके हमने राशि में लिखा 2,000 रुपये, क्लियर हुई, ठीक। ऐसे भी और क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, उदाहरण का भी बनाना है और इसको भी बनाना है, और अपने डाउट खुद क्लियर करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, चेक से किराया का भुगतान किया 1,000 रुपये, ठीक है। किराया का भुगतान किया मतलब आपको किराया को इस तरफ लिखना है, पर भुगतान किससे किया, चेक से किया, तो 1,000 रुपये किस में रहेगा, बैंक में रहेगा, ठीक है, ठीक। अब जो मैं बता रहा हूँ अब उसको ध्यान दीजिए। अब सारी एंट्री खत्म हुई तो रोकड़ को जोड़ के घटाना है और बैंक को जोड़ के घटाना है। तो रोकड़ में देखिए 80
81 और 2 83,000 रुपये हुए। क्लियर। इस तरफ का रोकड़ में कितना है, तो 50, 8 और 20,000 है, तो 20 और 50 70,000 और 8 78,000 रुपये हुआ। 83,000 में 78,000 घटाएंगे तो आपको 5,000 रुपये का बैलेंस आएगा। तो ये जो मैंने शेष लिखा है किराए के सामने वो 5,000 रुपये उसका बैलेंस है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बैंक और बैंक को घटा करके। तो ये बैंक अकेले 50,000 का है विकलन पक्ष में, समाकलन पक्ष में बैंक कितना है, तो 10, 2 और 1 3 13,000 रुपये है। 50,000 में 13,000 घटाएंगे तो 37 निकलेगा। ठीक है, 37,000 रुपये, वो आपको उस तरफ के शेष में लिखना है। तो शेष दो तरफ होगा, एक इस तरफ और एक उस तरफ के बैंक में और इस तरफ के राशि में रहेगा। ठीक है, तो चीज़ें हुई क्लियर, समझ आ गया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अब चूंकि जगह का कमी है तो बाकी करेंगे पार्ट 3 में। ये पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया। अब उसको भी देखना चाहते हो तो कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और अभी के लिए मुझे बाय करो, बाय बाय।